अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और आज हम बात करेंगे 18वीं तरमीम के ऊपर, नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर और क्या वजह है कि मरकज़ और सिंध के दरमियान तनाव बढ़ रहा है और बहुत सारे अदारे और हुकूमत और अपोजिशन ये समझती है कि शायद अगले कुछ दिनों में इख्तलाफात बढ़ेंगे। अगर 18वीं तरमीम की बात की जाए तो व्यूअर्स कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं 18वीं तरमीम को समझने के लिए और कुछ सियासी चीज़ें हैं। पहले मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। देखिए 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई, तकरीबन 102 के करीब क्लॉजेस या तब्दीलियां आई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इसी तरह तकरीबन 1000 के करीब प्रपोजल्स मांगे पार्लियामेंट ने। जो स्पेशल कमेटी बनी थी रजा रब्बानी साहब के ज़ेर साया, और उस कमेटी ने जो प्रपोजल्स मांगे वो सिविल सोसाइटी से भी लिए और पॉलिटिकल पार्टी से भी लिए। इसी तरह 17 पार्लियामेंट्री पार्टीज ने बैठ के ये कंसेंसस से ये पास किया इस 18वीं तरमीम को। और एक जो अहम बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी लोगों ने भी डिस्कस किया है, जिसको मैं गैर जमहूरी चीज समझता हूं, वो ये है कि इसकी एक ओपन डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी 18वीं अमेंडमेंट की। वो नहीं की गई, लेकिन वो जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी वहां पे डिस्कशन हुआ और 18वीं तरमीम एक ओपन फोरम के तौर पर जो डिस्कस करना चाहिए था वो डिस्कस नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है। और वो समझ रहे हैं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अपनी मर्जी से बात नहीं कर सके और सियासी पार्टियों ने अपनी मर्जी की 18वीं तरमीम के हवाले से। व्यूअर्स, जो तब्दीलियां आई 18वीं तरमीम के बाद वो दो मेजर तब्दीलियां। एक तो ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सूबों को शिफ्ट हो गई और जो फिस्कल पावर है, फिस्कल ऑटोनॉमी है, वो भी सूबों को शिफ्ट हो गई। तो ये बेसिकली डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी 18वीं तरमीम, मरकज से पावर सूबों में चली गई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें ये चाहती रही हैं कि जब भी सियासी जमातें ये जमहूरियत आए तो जो पावर है वो मरकज से सूबों में आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो सूबों की पावर है वो आगे नीचे डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में नहीं जाती। इस पर मैं बड़ी तफसील से बात करूंगा। अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 160 जो है, आर्टिकल 160 जो है वो एनएफसी अवार्ड की बात करता है कि सदर पाकिस्तान हर 5 साल बाद एनएफसी अवार्ड तश्कील देंगे जो डिस्कस करेगा, जिसमें सारे सूबों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जो बाकी अहम लोग हैं वो बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो पावर, जो फिस्कल ऑटोनॉमी किस तरह आगे जानी चाहिए, सूबों को किस तरह रेवेन्यू मिलना चाहिए। इसी तरह क्लास 3A जो 160 आर्टिकल का वो ये कहता है कि सूबों को हर साल ज्यादा पैसा मिलना चाहिए पिछले साल की बनिस्बत। अगर इस साल अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपए मिल रहे हैं तो अगली दफा 110 रुपए मिलना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है एनएफसी अवार्ड के तहत व्यूअर्स कि जितना भी पैसा मरकज इकट्ठा करता है उसमें से 100 में से 62 रुपए सूबे ले जाते हैं। अब 62 रुपए के बाद जितने भी 38 रुपीस बचते हैं वो सारे के सारे मरकज अपनी स्वाबदीद से खर्चता है। मिसाल के तौर पे 2018-19 में जो बजट, जो पैसा इकट्ठा हुआ, टैक्स कलेक्शन हुआ, तकरीबन 3825 बिलियन रुपीस थी। अब उसमें से 62 रुपए या 62% सूबे ले गए, बाकी 38% मरकज के पास रहा। इस दफा की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है तकरीबन 3500 बिलियन इकट्ठा होगा, जो कि बहुत कम है। अब पाकिस्तान को तकरीबन 7000 या 7500 अरब या 8000 अरब चाहिए सारे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए, सारा जो एक्सपेंसेस मुल्क के लिए है। अब अगर 3500 अरब रुपए इकट्ठा होता है तो उसमें तकरीबन 2170 अरब जो है, जो कि 62% बनता है, वो सूबे ले जाएंगे और बाकी जो 1330 बिलियन होगा वो मरकज के पास रहेगा। अब इस 1330 में से जो मरकज है वो 1500 अरब तो डेट सर्विसिंग करेगा, उसके अलावा 300 अरब जो है वो पेंशन्स देगा, उसके अलावा जो पैसा मरकज को चाहिए वो डिफेंस के लिए चाहिए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए चाहिए। अब मरकज के पास उसका पाया वो बहुत कम हो जाता है। अब ये बहस पाकिस्तान में चल रही है और जो आपके ऊपर हमने मिलिट्री ऑपरेशन भी चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त हमने रद्दुल फसाद किया, ज़रबुल अज़ब हुआ, उसके बाद अभी भी दहशतगर्दी खत्म तो नहीं हुई। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रोटेक्शन के लिए। अब मसला ये आ जाता है कि मरकज के पास पैसा नहीं रहता कि वो अपना तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चल पाती है, ना वो डिफेंस को प्रॉपर पैसा दे सकते हैं और ना बाकी जगहों पे वो पैसा लगा सकते हैं। अब ये मसला आ रहा है कि मरकज चाहता है कि 18वीं अमेंडमेंट को दोबारा रिविजिट किया जाए, रिवाइज किया जाए। अब अगर इसमें पीपल्स पार्टी की राय देखी जाए और बाकी सियासी जमातों की राय देखी जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको यह पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी की एक पुरानी ख्वाहिश थी। जब 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई तो उनकी ख्वाहिश ये थी
कि सिविलियंस को पावर मिलनी चाहिए और डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और मुल्क के अंदर जिसे वो बिलावल भुट्टो कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। एक तो उनके ज़हन में ये था कि हमें 18वीं अमेंडमेंट के जरिए फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मरकज से सूबों में चली जानी चाहिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर 2018-19-20 के कॉन्टेक्स्ट में की जाए तो पीपल्स पार्टी जो कि बहुत पॉपुलर जमात होती थी वो एक अनपॉपुलर जमात होकर एक सूबे तक रह गई है। अब पंजाब में उनको 6 सीटें मिली हैं, केपी में उनके पास 1 सीट है, और सिंध में वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं। अगर आज 18वीं अमेंडमेंट रिविजिट की जाती है और पैसा मरकज के पास आता है किसी हद तक, तो जो पीपल्स पार्टी के पास लिबर्टी थी कि वो पैसा लगा सके सूबे के अंदर, वो नहीं लगा सकेगी। वो अब आपको पता है हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और मजे की बात यह है कि आर्टिकल 140 जो ये कहता है कि तमाम सूबाई हुकूमतें फिस्कल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर जो है वो प्रोविंसेस को डिवॉल्व करेंगी। अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविंसेस हैं वो मरकज से ताकत ले लेते हैं, लेकिन आगे सूबों, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में वो ताकत डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट आती है। तो ये एक आमराना सोच है। वैसे तो हम जब सियासी जमातें, जब डिक्टेटोरियल रिजीम्स आते हैं तो कहते हैं कि मरकज सारे पैसे ले जाता और सूबों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब उनके पास 2010 से लेके अभी तक देखा जाए तो सारी सियासी जमातों ने जो पावर थी, जो प्रोविंशियल सेटअप है उसको वीक किया है, लोकल बॉडी सेटअप को वीक किया, और जो पावर है वो डिवॉल्व नहीं हो सकी। अब पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातों को बड़ा दिल रख के डायलॉग के ऑप्शन की तरफ आना है। इसी तरह पीएमएलएन है। पीएमएलएन को देखा जाए तो जिस तरह पीएमएलएन इस वक्त केसेस में जकड़ी हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर केसेस हैं, और अगर डायलॉग दोबारा होता है तो पीएमएलएन के पास जारी बात है एक बड़ी जमात होने की नाते उन्होंने 1,28,00,000 वोट लिए, उनको भी पार्लियामेंट में डिस्कशन करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी डिस्कशन करनी चाहिए, बाकी सियासी जमातों को भी डिस्कशन करनी चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास इस वक्त किसी भी सूबे में कोई ताकत नहीं है, वो बड़ा बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं, वो समझते हैं कि उनके पास मौका है कि जो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो शायद उनको एक टफ टाइम देना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि मुल्क के अंदर क्योंकि जो 18वीं तरमीम रिविजिट होगी बेसिकली डिफेंस को ज्यादा पैसा जाएगा, और डिफेंस को ज्यादा पैसा जाएगा तो शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनको कोई डायलॉग करना पड़ेगा, और एस्टैब्लिशमेंट शायद उनको मेन स्ट्रीम कर पाएगी पॉलिटिकल एंगल से। अब पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान में जो सबसे ताकतवर प्लेयर है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक सूबे में रन भी कर रही है, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको डायलॉग करना चाहिए, लेकिन वो स्पेस नहीं देना चाहते। वो तो समझते हैं कि मरकज के पास पावर ही ना रहे। नुकसान ये हो रहा है कि बीआईएसपी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और 18वीं तरमीम के बाद मरकज बिल्कुल कंगाल होकर रह गया है, मरकज के पास कोई रिसोर्सेज नहीं रह गए। यहां पे पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा टेक्निकल प्ले किया है और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मार्टली प्ले किया है। उनको पता था कि हम शायद आइंदा हुकूमत में ना आ सके, लेकिन एक काम हम कर देंगे कि हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी के पास जो फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो तो रहेगी। पीपल्स पार्टी का ये ब्रेन चाइल्ड था 18वीं तरमीम। सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी स्मार्टली प्ले तो कर चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक बड़ा सियासी जमात होने के नाते डायलॉग का रास्ता ओपन करना चाहिए। और इस तरह अगर मरकज इस तरह वीक हो गया, कमजोर हो गया, याद रखिए मरकज के पास यहां डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमी और कम्युनिकेशन है, और ये चारों चीजें बहुत अहम है। यहां पे सूबों को चाहिए कि वो मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें, डायलॉग की फिजा कायम करें। इसी तरह मरकज और सूबों को डायलॉग करना चाहिए और कुछ चीजें रिवाइज करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे सूबों को इजाजत दी जानी चाहिए कि वो भी रेवेन्यू जनरेट करें, और जितना पैसा सूबों को जाता है वो जरूरी नहीं सारा पैसा लगा दे, अगर वो पैसा कहीं बचता है तो वो मरकज को बेच दिया जाए। और इससे एक और नुकसान जो हो रहा है वो ये है कि मरकज सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट ही बर्दाश्त कर रहा है, ना वो टैक्स कलेक्शन कर सके हैं, ना वो किसी चीज में मजीद ये रिसोर्सेज पैदा कर सके हैं कि टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं। सो अगर मरकज टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर पाता, जो कि वो नहीं कर पाया, इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश भी की है लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बजाय इसके पैसा इकट्ठा किया जाता, मरकज को पैसा लगाना पड़ रहा है। सो बीआईएसपी जिसकी शक्ल में या एहसास प्रोग्राम की शक्ल में पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो मेरा ख्याल है कि, और दूसरा ये कि डायलॉग होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान, जिसमें इस चीज पर डिस्कशन करनी चाहिए कि 18th अमेंडमेंट की कौन कौन सी क्लासेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, ताकि मरकज और सूबों के दरमियान हमआहंगी भी पैदा हो सके और निजाम भी अच्छे तरीके से चल सके, और पाकिस्तान को कर्जे भी ना लेने पड़े, और एक नेशनल यूनिटी और हार्मनी भी पैदा हो सके। थैंक यू व्यूअर्स।